स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 की भूगोल की फर्स्ट बुक का चैप्टर 5 जिसका नाम है खनिज एवं शैलें। इस चैप्टर के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि 1, 3 और 5 मार्क्स के हैं और आपके इम्पॉर्टेंट हैं इस चैप्टर से जुड़े हुए। तो पहले हम जानेंगे 1 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट प्रश्न, फिर हम जानेंगे 3 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले देखिए, जैसा कि खनिज का नाम चैप्टर का नाम है खनिज एवं शैलें, तो खनिज एवं शैलें इस चैप्टर का जो सबसे पहला वर्ड है खनिज। तो खनिज का क्या अर्थ है? तो देखिए, खनिज एक ऐसा प्राकृतिक अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुणधर्म विद्यमान होते हैं। यानी कि देखिए, खनिज क्या है? खनिज एक प्राकृतिक तत्व है जो कि एक प्राकृतिक अकार्बनिक तत्व है, ठीक है, जिसमें कई भौतिक गुण पाए जाते हैं, ठीक है, ये है खनिज। फिर आता है शैल। तो शैलों में कौन से प्रमुख खनिज पाए जाते हैं? शैलों में होता है फील्डास्फर और क्वार्टज। शैलों में प्रमुख खनिज पाए जाते हैं फील्डास्पार और क्वार्टज, ठीक है। फिर भूपट्टी पर लगभग अभी तक कितने प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है? यानी कि भूपट्टी पर कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? तो देखिए, अभी तक भूपट्टी पर 2000 प्रकार तक के खनिज पाए गए हैं। शैलों में कौन से प्रमुख खनिज पाए गए? यानी जो शैल हैं उनमें कौन से प्रमुख खनिज पाए गए, ये तो बता ही दिया था, ठीक है। पृथ्वी की परपट्टी को बनाने वाले 8 प्रमुख तत्व कौन कौन से? यानी कि पृथ्वी की जो हमारी ये परपट्टी बनी हुई है, इसको बनाने वाले प्रमुख 8 जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला तत्व है ऑक्सीजन, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है एल्युमिनियम, चौथा है लोहा, पांचवा है कैल्शियम, छठा है सोडियम, सातवां है पोटेशियम, आठवां है मैग्नीशियम। यानी हमारी पृथ्वी की जो परपट्टी बनी है वो 8 प्रमुख तत्वों से बनी है, जिसमें ऑक्सीजन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और लोहा सम्मिलित है, ठीक है। तो ये थे हमारे 1 मार्क्स के 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलते हैं 3-3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की तरफ। 3 मार्क्सों में सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, पायरोक्सिन क्या है और यह कहाँ पाया जाता है? पायरोक्सिन क्या है और यह कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, पृथ्वी के भूपृष्ठ का लगभग 10% हिस्सा जो है वो पायरोक्सिन से बना है। इसमें कैल्शियम होता है, एल्युमिनियम होता है, मैग्नीशियम होता है, लोहा और सिलिकॉन भी होता है। ये सिलिका लिखा है, बल्कि यहाँ पे सिलिकॉन होना चाहिए, सिलिकॉन होता है, ठीक है। सामान्य, और ये देखिए पाए कहाँ जाते हैं? सामान्यतः यह उल्का पिंड में पाए जाते हैं। इसका रंग हरा और काला होता है। तो पायरोक्सिन क्या है? पायरोक्सिन कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा व सिलिकॉन से बना हुआ होता है और पृथ्वी का जो भूपृष्ठ है वो लगभग 10% इसी से बना है और ये उल्का पिंडों में पाए जाते हैं जिनका रंग हरा और काला होता है, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है माइका खनिज की क्या विशेषताएं? यानी माइका खनिज जो होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं जिनकी वजह से हम पता कर पाते हैं कि ये माइका खनिज है, ठीक है। माइका अर्थात पृथ्वी की परपट्टी पर 4% हिस्से में पाया जाता है। यानी कि माइका अर्थात अभ्रक ये पृथ्वी की परपट्टी पर 4% हिस्से में पाया जाता है। इस खनिज में पोटेशियम होता है, लोहा पाया जाता है, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और सिलिका उपस्थित होते हैं। इसका प्रयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। इनका प्रयोग किस में किया जाता है? विद्युत उपकरणों में किया जाता है। यह सामान्यतः अग्नेय और ग्रेनाइट शैलों में भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये था माइका खनिज यानी कि अभ्रक जो है उसकी विशेषता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगला 3 मार्क्स का हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, वो ये है धात्विक और अधात्विक खनिजों में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं धात्विक खनिज क्या होते हैं। देखिए, धात्विक खनिजों में धातुओं का अंश होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, जो धातु है तो उसमें धातु का अंश तो होगा ही, ठीक है। इन खनिजों को पिघलाकर इनका प्रयोग बार बार किया जा सकता है। धात्विक खनिजों को पिघलाकर इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। इन्हें लौह और अलोह खनिजों में बांटा जा सकता है, जैसे लोहा हो गया, तांबा, सीसा और एल्युमिनियम। तो जैसे लोहा, तांबा, सीसा, एल्युमिनियम, इसमें अलग अलग में इन धात्विक खनिजों को बांटा जा सकता है। वहीं अगर हम अधात्विक खनिजों की बात करें
तो अधात्विक खनिजें जो होती मतलब अधात्विक जो खनिज होते हैं, इन खनिजों में धातुओं का अंश नहीं पाए जाते, सिंपल सी बात है। इन्हें पिघलाया भी नहीं जा सकता है, इनका प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता है, जैसे गंधक, फास्फेट और नाइट्रेट। ठीक है, तो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि अग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें क्यों कहा जाता है। यानी कि चट्टानें तो बहुत प्रकार की हैं, लेकिन केवल अग्नेय चट्टानों को ही प्राथमिक चट्टानें क्यों कहा जाता है। तो देखिए, अग्नेय चट्टानें पृथ्वी पर सबसे प्राचीन, यानी कि किसी भी चट्टान के बनने से पहले सबसे पहले पृथ्वी पर निर्माण हुआ था अग्नेय चट्टानों का। शुरू में पृथ्वी पर मूल पदार्थ मैग्मा पिघली हुई अवस्था में था, यानी कि पृथ्वी जब बहुत गर्म थी, यानी कि जब पृथ्वी शुरू में बन रही थी, तो उस समय पृथ्वी पर मैग्मा जो था, जो आग थी, वो मैग्मा के रूप में पिघली हुई थी। इस मैग्मा के ठंडा व ठोस होने के कारण अग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ, इसलिए सबसे पहले बनने के कारण इन्हें प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। इसके बाद ही अन्य चट्टानें अपसारी व कायांतरित का निर्माण हुआ था। तो अग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन आई हो आपको समझ में आ गया होगा। तो 3 मार्क्स के हमारे ये 4 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे इस चैप्टर से। चलते हैं 5 मार्क्स से जो हमारे प्रश्न उत्तर हैं उनकी तरफ। तो 5 मार्क्स में सबसे पहले हमारा प्रश्न है कि शैली चक्र का वर्णन कीजिए। यानी कि जो शैली चक्र हैं, जो शैल होते हैं हमारे, उसका एक चक्र होता है बनने का, ख़त्म होने का, तो उस चक्र का हमें वर्णन करना है। ठीक है, तो आइए वर्णन करते हैं। शैली चक्र क्या होता है। शैली चक्र, सबसे पहले अग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। शैली चक्र में क्या हुआ, सबसे पहले अग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। इन चट्टानों पर अपक्षय और अपरदन का कार्य आरंभ होता है और अपसारी चट्टानों का निर्माण शुरू हो जाता है। यानी कि ये जो हमारी अग्नेय चट्टान होते हैं, इनसे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा जो मतलब कि पत्थर वगैरह होते हैं वो टूट टूट कर गिरते रहते हैं। ठीक है, तो इसका अपक्षय होता रहता है, अपरदन होता रहता है, जिसकी वजह से इन चट्टानों से अलग होकर अग्नेय और कायांतरित शैलों, अग्नेय और जो कायांतरित चट्टानें, उनका निर्माण होता है। अग्नेय और अपसारी चट्टानें ताप तथा दाब के प्रभावाधीन रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। यानी कि अग्नेय और जो अपसारी चट्टानें होती हैं, वो ताप और दाब के कारण रूपांतरित चट्टानों के रूप में बदल जाती हैं। अपसारी चट्टानें अधिक गहराई पर जाकर पिघलने के बाद फिर से अग्नेय चट्टानें बन जाती हैं। यानी कि अग्नेय चट्टानें पहले तो अपसारी चट्टानों के रूप में बदलती हैं। ठीक है, अपसारी चट्टानें रूपांतरित चट्टानों के रूप में, लेकिन जो अपसारी चट्टानें होती हैं वो फिर से एक बार अग्नेय चट्टानें बन जाती हैं। रूपांतरित चट्टानें भी संगलन के द्वारा अग्नेय चट्टानों में बदल जाती हैं। इस प्रकार चट्टानें अनुकूल परिस्थितियों में अपना वर्ग बदलती रहती हैं। यानी कि चट्टानें समय समय पर अपना वर्ग बदलती रहती है, चाहे वो अग्नेय चट्टान हो, नहीं अग्नेय चट्टान तो खैर मुख्य ही है, लेकिन अपसारी, रूपांतरित, ये चट्टानें वापस से अग्नेय चट्टानें बन जाती हैं। एक वर्ग की चट्टानों को दूसरे वर्ग के चट्टानों में बदलने की क्रिया को शैली चक्र कहते हैं। देखिए, शैली चक्र मुख्य क्या है, ध्यान से सुनिए। एक वर्ग की चट्टानें, चाहे अपसारी कह लीजिए, रूपांतरित कह लीजिए, या फिर अग्नेय कह लीजिए। ठीक है, तो एक वर्ग की चट्टानों को दूसरे वर्ग की चट्टानों में बदलने की प्रक्रिया ही शैली चक्रण कहलाती है। ठीक है, अर्थात शैली चक्र एक सतत प्रक्रिया है जिसमें पुरानी शैलें परिवर्तित होकर नवीन रूप ले लेती हैं। शैली चक्र एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, पुरानी शैल को वो छोड़ के एक नई शैल बनाते हैं। ठीक है, जैसे अग्नेय को छोड़ के रूपांतरित चट्टानें बनी। ठीक है, तो ये था आपका शैली चक्रण। आई होप आपको शैली चक्रण क्या है ये समझ में आ गया होगा। बात करते हैं इस चैप्टर के दूसरे प्रश्न की 5 मार्क्स के जो हैं। तो देखिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पे शैलों के बारे में। शैलों को उनकी निर्माण पद्धति के आधार पर समझाइए। तो शैलों के उनके निर्माण पद्धति के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। पहली है, देखिए, ये अग्नेय शैल, अपसारी शैल और कायांतरित शैल। तो सबसे पहले बात करते हैं अग्नेय शैलों की। पहला पॉइंट है अग्नेय शैल। इस शैल का निर्माण ज्वालामुखी के बाहर फेंके गए लावा अथवा उष्ण मैग्मा के भूपट्टी के नीचे ठंडा होने से हुआ है। अभी आपको बताया था। अग्नेय शैलों को रासायनिक संगठन और गठन के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। मैग्मा के रासायनिक विवेचन के आधार पर अग्नेय शैलों को 2 प्रकार की प्रॉपर्टी में बांटा जाता है। एक है मैफिक, दूसरा है फेल्सिक। अग्नेय शैल का उदाहरण है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अग्नेय शैल के बारे में तो आपको ऑलरेडी सारी बातें पता ही हैं, अभी बता ही दिया था मैंने।
ठीक है। अब अग्नि सेलों को मैग्मा के विभेदन के आधार पर 2 प्रकार के सेलों में बांटा जाता है, एक है मैफिक, दूसरी है फेल्सिक, ठीक है। और उदाहरण के लिए ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ठीक है। ये थी अग्नि सेलें। बात करते हैं अपसादी सेलों के बारे में। अपसादी सेलें देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अपसाद यानी कि छोटे छोटे धूल के कणों से या फिर अपसाद के द्वारा बनी होंगी। तो देखिए, यह विभिन्न सेलों के अपक्षय तथा अपरदन से प्राप्त अपसादों से निर्मित होता है। यानी कि मान लीजिए, चाहे वो कायांतरित सेलें हो, चाहे वो अग्नि चट्टानें हो, अग्नि शैलें हो, उनके द्वारा जो छोटा छोटा सा कंकड़ या फिर धूलकण जो उड़ते रहते हैं, उनकी वजह से, उनके कटने की वजह से, टूटने की वजह से ये अपसादी शैलें जो होती हैं उनका निर्माण होता है। पवन, जल तथा हिम शैलों को अपरदित करते हैं और अपसाद को निम्न क्षेत्रों में प्रभावित करते हैं। यानी कि अपसाद ये जो है, जो जल, पवन या फिर बर्फ़ जो होती है, वो यहाँ पे ये अपसाद लाती है, तब ये अपसादें शैलें निर्माण होती हैं। जब इनका निक्षेप समुद्र में होता है, वे संपीड़ित होकर और कठोर शैल जो होती है वो परत बन जाती है। अपसाद शैल का उदाहरण है चूना पत्थर, कोयला, बलुआ पत्थर, मृत्तिका, खंडिया, जिप्सम, खनिज तेल आदि। ये अपसादी शैलों के क्या क्या उदाहरण है? चूना पत्थर हो गया, आपका कोयला हो गए, बलुआ पत्थर हो गए, खंडिया या जिप्सम, खनिज तेल हो गए। तो देखिए, ये मृत्तिका और ये खंडिया, ये तो मुझे भी नहीं पता है, बाकी सब तो आपको भी पता है, ठीक है। फिर आता है कायांतरित शैलें। तो जो शैलें ताप अथवा दाब या फिर दोनों के कारण बनती हैं, वे कायांतरित शैलें कहलाती हैं। यानी कि चाहे वो अपसादी शैल हो, चाहे वो अग्नि शैल हो, इन शैलों में उत्पन्न दाब और ताप की वजह से जो नई शैल बनती है, वो बनती है कायांतरित शैल। ताप तथा दाब मूल शैल की विशेषताओं को नए खनिजों का निर्माण करके बदल देते हैं। यानी कि ताप और जो दाब है, ये मूल शैल को बदल के दूसरी शैल में परिवर्तित कर देते हैं। कायांतरित शैल के प्रमुख उदाहरण हैं संगमरमर, हीरा और शिष्ट। संगमरमर, हीरा और शिष्ट, ये कायांतरित शैलों के मुख्य उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये था आपका 5 नंबर का एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जिसमें आपको पता चला कि शैलों को उनकी निर्माण पद्धति के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है। तो एक है आग्नेय शैलें, दूसरी है अपसादी शैलें और तीसरी है कायांतरित शैलें, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। बात करते हैं आज के सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। तो ये प्रश्न है, शैलों का कायांतरण कितने प्रकार का होता है? यानी कि शैलें जो होती हैं वो अपना रूप चेंज करती हैं, वो कैसे, मतलब वो कौन कौन से प्रकार होते हैं, वो हमें बताने हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं, सबसे पहला देखिए, शैलों के कायांतरण प्रक्रिया में अत्यधिक दबाव, आयतन तथा तापमान के कारण मूल शैलें पुनः क्रिस्टलीकरण होता है, यानी कि वो पुनः टूट जाती हैं और पुनः संगठित हो जाती हैं। अब देखिए, इनके बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे गतिशील कायांतरण। वास्तविक शैलों के टूटने व पिसने के कारण शैलों का पुनर्गठन होना। यानी कि जो हमारी वास्तविक शैलें होती हैं, मान लीजिए अग्नेय शैल है, तो उसमें क्या होता है, वो शैल टूटने लगती है, पिसने लगती है, तो उसके कारण ये गतिशील कायांतरण होता है। फिर होता है ऊष्मीय कायांतरण। इसमें मूल शैलों में रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। यानी कि जो मूल शैल होती है उसमें रासायनिक परिवर्तन भी होता है और वापस से जो ये रासायनिक अभिकरण होता है वो फिर उसी शैल में मिल जाता है। फिर होता है प्रादेशिक कायांतरण। उच्च तापमान एवं दाब के कारण बहुत बड़े क्षेत्र की शैलों का रूपांतरण हो जाता है। यानी कि उच्च तापमान की वजह से, उच्च दाब की वजह से जो शैलें होती हैं वो बड़े भाग के रूप में टूट जाती हैं और एक नई शैल का फिर निर्माण हो जाता है। यह है प्रादेशिक कायांतरण। फिर आता है संपर्क कायांतरण। कौन सा? संपर्क कायांतरण। गर्म लावा के संपर्क में आने से शैलों का रूपांतरण संपर्क कायांतरण कहलाता है। यानी कि लावा के संपर्क में आने की वजह से जिन शैलों का मतलब जो शैल रूपांतरण करती हैं, जिनका रूप बदल जाता है, वो कहलाते हैं संपर्क कायांतरण। कायांतरण की प्रक्रिया से बनी शैलों के नाम हैं संगमरमर, नाइस, हीरा, स्लेट। कायांतरण की जो प्रक्रिया होती है उसकी वजह से संगमरमर, नाइस, हीरा, स्लेट ये शैलें बनी हैं। तो 5 मार्क्स का तीसरा प्रश्न था, शैलों का कायांतरण कितने प्रकार का हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यही था दोस्तों 5 नंबर का आखिरी प्रश्न और यही था लास्ट प्रश्न। यहाँ पे हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, आपको आपका चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर समझ में आ गए हों, तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर देना
और आप हमारे चैनल पर अगर नए आ गए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आने वाले हमारे चैनल पर न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिला करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में आपके अगले चैप्टर के इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।